डिस्क्लेमर दोस्तों, आपका स्वागत है उस दुनिया में जहां कहानियां हकीकत नहीं, मनोरंजन है और हर ट्विस्ट का उद्देश्य है आपको मुस्कुराना, चौंकाना और इस सफर में जोड़े रखना। कृपया ध्यान दें, यहां दिखाए गए सभी कैरेक्टर, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी असली व्यक्ति, जगह या घटना से समानता सिर्फ संयोग है। कहानी का माहौल, ड्रामा और तड़का केवल मनोरंजन के लिए है। इसे वास्तविक जीवन में लागू करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर सुनते सुनते आपका दिल तेज हो जाए, पुरानी यादें सक्रिय हो जाए या अचानक आपको लगे कि चलो किसी को कॉल करके सुलह कर लें, तो समझ लीजिए कि कहानी ने वाइब सही पकड़ी है, लेकिन वह फैसला आपका अपना होगा। यहां आपको मिलेगा तेज रफ्तार किस्से, भावनाओं की गर्माहट, रोमांच और रिश्तों की हलचल और ट्विस्ट जो दिल की गति बढ़ा देंगे। तो आराम से बैठिए, हेडफोन ठीक कीजिए और याद रखिए, मिथिक वाइब सिर्फ सुनने के लिए है, जीने के लिए नहीं। चले शुरू करें सफर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक छोटा सा लेकिन जरूरी बदलाव साझा कर रहा हूं। आप लोग इस कहानी को सुनते हैं, इसे महसूस करते हैं और आपकी वजह से ही ये सफर आगे बढ़ता है। इसलिए अब से कहानी एक नए नियम के साथ आगे जाएगी, ताकि हम दोनों इस यात्रा में बराबर जुड़े रहें। अब से नियम यह है, अगर एक एपिसोड पर 50 लाइक और 20 कमेंट पूरे हो जाते हैं, तो उसी दिन नया एपिसोड जारी किया जाएगा। आपका लाइक, आपकी प्रतिक्रिया और आपका एक छोटा सा कमेंट इस कहानी की असली ताकत है। आपके शब्द मुझे बताते हैं कि कहानी किस दिशा में ले जानी चाहिए और क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। यही वजह है कि ये नियम सिर्फ शर्त नहीं, बल्कि आप और मेरे बीच की एक साझेदारी है। आप अपना हिस्सा निभाइए, 50 लाइक प्लस 20 कमेंट, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। उसी दिन एक नया ताजा एपिसोड तुरंत हाजिर करूंगा। एपिसोड 201 दुश्मनों का आमना सामना। उस आदमी की व्यवस्था के तहत श्रेया ने गाड़ी नागलोक वाटिका के अंदर चलाई। बाहर से यह एक छोटे से पार्क जैसा दिखता था। अंदर प्रवेश करने के बाद ही कोई उस जगह की पूरी भव्यता की सही मायने में सराहना कर सकता था। आगे एक 2 लेन की सड़क फैली हुई थी, जिसके दोनों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे लगे थे। उनकी नई तरह की छटाई और व्यवस्थित व्यवस्था ने उस क्षेत्र को एक असाधारण सुंदरता प्रदान की थी। हे भगवान, ये सभी पौधे कितने कीमती हैं, श्रेया ने कहा। वहां उन पेड़ों को देखो, हर एक की कीमत लाखों में होगी। क्या पेड़ सच में इतने महंगे होते हैं? जय सिंह ने चौंक कर पूछा। हाँ, ये सभी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान पौधे हैं। उनका इस आकार तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है, श्रेया ने उत्तर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि नागलोक वाटिका एक ऐसी जगह है जहां केवल उच्च वर्ग के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। अकेले ये पौधे ही करोड़ों के होंगे। जय सिंह मुस्कुराया। उसे ऐसी चीजों की परवाह नहीं थी। उसके लिए क्या मायने रखता था कि कोई चीज करोड़ों की है। जल्द ही कार केंद्र में एक मंडप के सामने आ गई। कुछ लोग वहां खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, वो मेरे दूसरे चाचा हैं, श्रेया ने उत्साह से कहा। उसी क्षण सुरक्षा वर्दी में एक आदमी पास आया। वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित दिख रहा था और जल्दी से पास आकर पूछा, श्रेया, तुम यहाँ कैसे? मैं रात के खाने के लिए आई हूँ। श्रेया हंसी। मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। यह मेरा पुराना सहपाठी जय सिंह है और यह मेरे दूसरे चाचा अशोक हैं। अशोक क्या? अशोक ने जल्दबाजी में बीच में टोका। मेरा नाम अशोक है, मुझे ऐसे मत बुलाओ, शर्म आती है। ठीक है अशोक चाचा, श्रेया जोर से हंसी। तुम यहाँ खाने आए हो? अशोक स्पष्ट रूप से हैरान था। श्रेया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, श्रेया ने हंसते हुए कहा। अगर हुई होती तो क्या वे हमें दरवाजे पर अंदर आने देते? ओह, ये तो सच है। अशोक का चेहरा खुशी से चमक उठा। वाह, तुम तो अब बहुत बड़ी हो गई हो, नागलोक वाटिका में भोजन कर रही हो। ये सब जय सिंह की कृपा से है, श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। अशोक ने जय सिंह पर एक नज़र डाली। यद्यपि जय सिंह बहुत साधारण कपड़े पहने हुए था, उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। क्या इस जगह में प्रवेश कर सकने वाले लोगों में से कोई भी साधारण था? पहले मैं तुम्हें कार पार्क करने के लिए ले चलता हूँ। अशोक उन्हें पार्किंग की ओर ले गया। श्रेया की कार के लिए एक जगह ढूंढी, उसे पार्क किया और फिर उन्हें मंडप में ले गया। उनके जाने के तुरंत बाद एक पॉश केन आई। कार का दरवाजा खुला और कई लड़कियां बाहर निकलीं। अगर जय सिंह वहां होता तो वो उनमें से 2 को पहचान लेता। ये वही लड़कियां थीं जिनसे वह पहले ट्रेन में मिला था। तो ये है प्रसिद्ध नागलोक वाटिका। ये बहुत सुंदर है। यह वो जगह है जहां प्रयाग शहर के बड़े लोग भोजन करते हैं। सचमुच आलीशान है।
इस पार्किंग को देखो, ये लग्जरी कारों से भरी है। रोल्स रॉयस, बेंटली, फरारी, कितनी भव्य हैं। एक युवक ड्राइवर की सीट से बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक स्मग भरी मुस्कान थी। ठीक है, बाहर इतना हंगामा करने की कोशिश मत करो, तुम लोग ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने पहले कभी कुछ नहीं देखा। मेरे पीछे अंदर चलो, और याद रखना, अगर तुम उन बॉस को खुश रखोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, अगर नहीं तो यहाँ से निकल जाना। विकास भैया, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से उन बॉस का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, लड़कियों के एक समूह ने तुरंत हंसते हुए कहा, जिसमें ट्रेन वाली दोनों लड़कियां भी शामिल थीं। काका ने इन दोनों लड़कियों को स्टेशन पर भगा दिया था, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थीं, इसलिए वे प्रयाग शहर में ही रुक गईं। लड़की ने तब ऑनलाइन जाने पहचाने एक तथाकथित अमीर युवक विकास से संपर्क किया, जो उन्हें सीधे लेने आया। रात के खाने के बाद विकास उन्हें सीधे एक होटल में ले गया और वे पूरी रात व्यस्त रहे। अगली सुबह विकास ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया, अपनी असली पहचान उजागर करते हुए। वह वास्तव में सिर्फ एक बॉस के लिए काम करने वाला एक छोटा आदमी था। लड़कियों ने सोचा था कि उन्हें एक अमीर आदमी मिल गया है, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे तुरंत क्रोधित हो गईं। विकास, एक अनुभवी आदमी, ने उन्हें रात के खाने में कुछ बॉस के साथ रहने का एक तरीका बताया। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो भविष्य में उनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा धन होगा। ये दोनों लड़कियां धन के लिए आई थीं, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और वे तुरंत विकास के पीछे चल दीं। और विकास ने केवल इन दोनों को ही नहीं, उसने 2 और लड़कियों को भी धोखा दिया था। चारों लड़कियां एक ही सोच की थीं, वे यहाँ धन कमाने आई थीं, और नागलोक वाटिका जैसी जगह में प्रवेश कर पाना, यह उनके लिए जीवन भर शेख ही बघाड़ने के लिए काफ़ी था। अरे, यहाँ एक छोटी सी होंडा क्यों है? दूसरी लड़की ने श्रेया की कार की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से पूछा। सही कहा, इतनी खटारा कार इस तरह की जगह पर कैसे आ सकती है? मजाक कर रही हो क्या? यहाँ पास की सबसे सस्ती कार भी 20 लाख से ऊपर की है। ये कार, क्या यह 1 लाख तक भी पहुंची है? इस कार का यहाँ होना वास्तव में इस जगह का स्तर गिरा रहा है। लड़कियां बड़बड़ाती रहीं, और विकास ने एक मुस्कान के साथ कहा, इसमें इतना आश्चर्य क्या है? हमेशा कुछ लड़कियां होती हैं जो यहाँ अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं, अपनी टूटी फूटी कारें चलाकर एक अमीर पति खोजने के लिए। ये सब सामान्य है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ एक प्रसिद्ध किस्सा हुआ था। 3 साल पहले एक लड़की एक टूटी फूटी सैंटाना में आई थी, और जब वह गई तो वह एक मैज़राटी चला रही थी। क्या? लड़कियां चिल्लाईं, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने ये कैसे किया? उसने यहाँ कुछ बॉस के साथ 1 महीना बिताया। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा है, यहाँ बहुत सारे अमीर लोग हैं। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो तो तुम भी एक स्पोर्ट्स कार में बाहर जा सकती हो। लड़कियों के चेहरे तुरंत उत्साह से भर गए, और वे जल्दी से विकास के पीछे मंडप में चली गईं। वास्तव में उनमें से एक ने जानबूझकर अपने टॉप को थोड़ा नीचे खींच लिया, जितना संभव हो उतना खुद को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही थी। मंडप का इंटीरियर इतना शानदार ढंग से सजाया गया था कि यह सभी की अपेक्षाओं से परे था। अनुमानों के अनुसार 3000 वर्ग फुट की इस छोटी सी इमारत पर 300 मिलियन का नवीनीकरण लागत आया था। यह विलासिता का प्रतीक था। जैसे ही चारों लड़कियां अंदर गईं, वे सभी स्पष्ट रूप से चौंक गईं, पूरी तरह से इस समृद्धि से अभिभूत थीं। जैसे ही वे चारों ओर देख रही थीं, अचानक दूसरी लड़की का भाव बदल गया, और उसने पहली लड़की को पकड़कर फुसफुसाया, देखो वह लड़का, क्या वह ट्रेन वाला नहीं है? उसकी नज़र का पीछा करते हुए पहली लड़की ने जय सिंह और श्रेया को आगे चलते हुए देखा। पहली लड़की का भाव अचानक बदल गया, और दांत पीसते हुए उसने कहा, ये सच में वही है। वह कमीना, एक बुरे सिक्के की तरह, हर जगह पहुंच जाता है। वह फिर से यहाँ कैसे है? दूसरी लड़की ने गुस्से से कहा। तुम क्या कह रही हो? पहली लड़की ने कठोरता से कहा, लानत है, वह एक औरत को लेकर आया है। वह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक गांव का डॉक्टर है जिसने ईशा के दादा का इलाज किया था, इसलिए ईशा उसके प्रति आभारी है। दूसरी लड़की ने धीमी आवाज में कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, वरना वह हमारे साथ ट्रेन में क्यों सफर कर रहा होता? तो फिर वह यहाँ क्यों है? पहली लड़की ने हैरान होकर पूछा। श्रेया की ओर देखते हुए दूसरी लड़की ने अचानक धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह उस औरत के साथ यहाँ पार्टी में घुसने आया है, जैसे विकास भैया दलाल का काम कर रहा है? उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, तुम्हें पता है, ये पूरी तरह से संभव है। इन दोनों लड़कियों को दुनिया का बहुत कम अनुभव था, और वे जय सिंह के बारे में बहुत कम जानती थीं, जिसे वे सिर्फ कुछ चिकित्सा कौशल वाला एक निर्धन व्यक्ति मानती थीं। इसलिए उनकी नज़र में जय सिंह को यहाँ भोजन करने का कोई अधिकार नहीं था। एकमात्र संभावना ये थी कि वह भी विकास जैसा ही काम कर रहा था। वास्तव में ये दोनों लड़कियां अपने मन में विशेष रूप से नाराज थीं और जय सिंह के प्रति गहरी घृणा रखती थीं। वे कभी भी जय सिंह के बारे में अच्छा नहीं सोचती थीं, और न ही वे ऐसा करना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वे उसे अपने पैरों के नीचे कुचल सके ताकि उनका क्रोध शांत हो सके। क्या मैं जाकर उसे डांटूं?
दूसरी लड़की कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। बेहतर होगा कि नहीं, पहली लड़की ने फुसफुसाया। यह नागलोक वाटिका है, हम यहाँ कोई दृश्य नहीं बना सकते, वरना अगर हमें बाहर निकाल दिया गया तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। सच है, दूसरी लड़की ने सिर हिलाया लेकिन फिर भी असंतुष्ट महसूस किया। लेकिन हम उसे बस ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, ये बहुत घृणित है। मैं उसे बस ऐसे ही कैसे जाने दे सकती हूँ? पहली लड़की ने अपना सिर हिलाया, उसके दांत भींचे हुए थे। उसने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया और हमें पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया। मैं उसे वास्तव में सबक सिखाने का एक तरीका सोचूंगी। क्या तरीका? दूसरी लड़की ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहली लड़की मुस्कुराई और विकास से कहा कि वह शौचालय जा रही है। फिर वह तुरंत उनके पीछे चली गई। उसने श्रेया और जय सिंह का पीछा किया, उनके निजी कमरे का स्थान नोट किया, और जब उसने श्रेया के हाथ में कार की चाबियां देखी तो उसकी आंखों में एक चालाकी की चमक कौंध गई। तो वह छोटी होंडा उसकी थी। विकास ने जो कहा था उसे याद करते हुए श्रेया के प्रति उसकी घृणा और भी बढ़ गई। लड़कियों की योजना से अनजान विकास पहली लड़की के लौटने के बाद उन्हें एक दूसरे निजी कमरे में ले गया। दरवाजा खुला, जिसमें 4 बड़े पेट वाले अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे। सज्जनों, सुंदरियां आ गई हैं। विकास ने झुककर और सिर हिलाकर प्रवेश किया। चारों आदमियों ने एक नज़र डाली और सहमति में सिर हिलाया। काफी अच्छा है, अब तुम जाओ। निश्चित रूप से, सज्जनों, आनंद लें। विकास झुककर और सिर हिलाकर चला गया। चारों लड़कियां जानती थीं कि वे यहाँ किस लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। वे सीधे जाकर चारों आदमियों के बगल में बैठ गईं और उनके साथ छेड़खानी करने लगीं। चारों आदमी काफी प्रसन्न थे, सभी जोर जोर से हंस रहे थे। एक लड़की की कमीज तो एक आदमी ने फाड़ भी दी। खुद को ढकने के बजाय उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उस आदमी की गोद में बैठ गई, जिससे कमरा एक कामुक वातावरण से भर गया। ट्रेन वाली दोनों लड़कियां कुछ हद तक विचलित थीं। पहली लड़की ने शौचालय जाने का बहाना बनाया और पहले निजी कमरे से बाहर निकल गई। फिर वह एक वेटर को खोजने के लिए भागी और उससे होंडा के ड्राइवर को कार हटाने में मदद करने के लिए खोजने को कहा। वेटर, धोखे से अनजान, तुरंत जय सिंह के कमरे में गया। कुछ ही देर बाद श्रेया उनके पीछे बाहर आए। ये देखकर पहली लड़की जल्दी से निजी कमरे में वापस चली गई। जिस आदमी के साथ वह थी, उसका चेहरा पहले से ही ठंडा हो गया था, जो स्पष्ट रूप से उसकी सेवा से असंतुष्ट था। अरे, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम मेरे साथ रहने आए हो या यूं ही घूमने? उस आदमी ने गुस्से से शिकायत की। क्षमा करें, मैं शौचालय में थोड़ी सी स्थिति में फंस गई थी। पहली लड़की ने जल्दी से मुस्कुराकर माफी मांगी। ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है जिसमें इतना समय बर्बाद हो जाए? उस आदमी ने ठंड से कहा। एक हंसी के साथ पहली लड़की ने कहा, आह, बस थोड़ी सी गपशप। आप जानते हैं कि हम लड़कियों को गपशप कितनी पसंद है। क्या गपशप? एक लड़की ने तुरंत पूछा। अभी शौचालय में मैंने एक लड़की को फोन पर बात करते हुए सुना। वह प्रयाग विश्वविद्यालय की एक कॉलेज छात्रा है, जो अपनी सहपाठी को यहाँ आकर पुरुषों को फंसाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर मेज पर बैठे चारों आदमियों की आंखें चमक उठीं। महिला मन ही मन प्रसन्न थी, ये जानते हुए कि उसकी योजना सफलता के करीब है। वह हंसी। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे ये दिलचस्प लगा। प्रयाग विश्वविद्यालय के कॉलेज छात्र सभी उच्च उपलब्धि वाले होते हैं, फिर भी वे इसमें शामिल हैं। इसलिए मैंने बाहर इंतजार करने और देखने का फैसला किया कि वह किस तरह की लड़की है। अरे, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये लड़की, वह इतनी मासूम लग रही थी, सचमुच एक कॉलेज छात्रा की तरह। अगर उसने कुछ नहीं कहा होता तो मैं कभी अनुमान नहीं लगा पाती कि ऐसी लड़की पुरुषों को फंसाने के लिए बाहर आएगी। इन शब्दों पर चारों आदमी और भी उत्सुक हो गए, विशेष रूप से वह जो महिला के साथ था। उसने तुरंत उत्साह से पूछा, तो ये लड़की अब कहाँ है? ओह, उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लगता है वह पार्किंग की ओर गई है। उसने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वह गलत समय पर आई है। ओह हाँ, वही है जो होंडा चला रही है। मैं जाकर देखता हूँ। वह आदमी तुरंत खड़ा हुआ और चला गया। बॉस, मेरा क्या? महिला ने लाचारी का नाटक करते हुए पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से खिल रही थी। महिला मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि यहाँ सिर्फ उन दोनों के साथ परेशानी खड़ी करना मौत को बुलावा देने के समान है। इसीलिए उसने इस आदमी को कार्रवाई करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। कमरे में चारों आदमी बड़े बॉस थे। अगर वे कोई कदम उठाते, जय सिंह का सामना करते, तो नुकसान में केवल जय सिंह ही होता। उन्हें बस बैठकर तमाशा देखना था। श्रेया अभी भी अनजान थी कि क्या हुआ है। वह पार्किंग की ओर भागी, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी कार किसी को अवरुद्ध नहीं कर रही थी। हैरान होकर उसने चारों ओर देखा और उसे हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद और कोई नहीं आया। श्रेया मुड़ी और मंडप की ओर वापस चली गई। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, वो उस आदमी से टकरा गई। श्रेया को देखते ही उस आदमी की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक सुंदर और परिष्कृत तरीके से कपड़े पहने, एक महान स्वभाव के साथ, वह वास्तव में बहुत आकर्षक थी।
और उसके हाथ में होंडा कार की चाबियों के साथ उस आदमी ने उसे सीधे कॉलेज छात्रा से जोड़ लिया। नमस्ते सुंदरी, क्या तुम अकेली हो? उस आदमी ने एक घटिया मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। नहीं, मैं दोस्तों के साथ हूँ, श्रेया ने शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, उस आदमी का हाथ पहले ही उसके पिछले हिस्से पर पहुंच चुका था। तुम क्या कर रहे हो? श्रेया चिल्लाई, जल्दी से दूर हटते हुए उस आदमी को घबराहट में घूर रही थी। वह आदमी चौंक गया। उसकी नज़र में यहाँ आने वाली सभी लड़कियां एक ही उद्देश्य से आती थीं। इतनी सारी बातें अनकही थीं। ये लड़की इतनी उग्र प्रतिक्रिया कैसे दे सकती थी? चलो भी, सुंदरी, नाटक करना बंद करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, मेरे साथ एक पे लो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें उस खटारा होंडा को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उसने बात की, उसने श्रेया को गले लगाने की कोशिश की। श्रेया डर के मारे चीख पड़ी और बचकर भागी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम बेहतर होगा कि एक तरफ हट जाओ। उस आदमी का चेहरा खट्टा हो गया। ये औरत, इसे यहाँ के तौर तरीके क्यों नहीं पता? अरे, यहाँ मेरे साथ नखरे मत करो, उस आदमी ने ठंड से कहा, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस धंधे में काम नहीं कर पाओगी। तभी अशोक दौड़ता हुआ आया और उत्सुकता से पूछा, श्रेया, क्या हो रहा है? दूसरे चाचा, यह आदमी, इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, श्रेया ने घबराकर समझाया। आह! अशोक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उस आदमी को देखा। उसका भाव अचानक बदल गया और उसने कांपते हुए कहा, बॉस खुराना, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? कैसी बकवास गलतफहमी? बॉस खुराना, जिसने स्पष्ट रूप से थोड़ी ज्यादा पी रखी थी, ने अशोक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम कमीने, बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अशोक का चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया जब उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं बॉस खुराना, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वह मेरी भतीजी है। उसने आपको कैसे उकसाया? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? बॉस खुराना ने उसे घूरते हुए कहा। अशोक, क्या आजकल तुम्हारे पर निकल आए हैं? मैंने तुमसे कहा कि दफा हो जाओ, क्या तुम सुनने की हिम्मत नहीं करते? मैं तुम्हें बताता हूँ, मानो या न मानो, मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अशोक ने अजीब तरह से कहा, बॉस खुराना, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। इसके अलावा वह मेरी भतीजी है। ये ठीक इसीलिए है क्योंकि वह तुम्हारी भतीजी है कि मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ। बॉस खुराना ने गुस्से से चिल्लाया, बदमाश, यहाँ एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके अपनी भतीजी को पैसे के लिए पुरुषों को फंसाने के लिए अंदर आने दे रहे हो। धिक्कार है। तुम किस तरह के घटिया आदमी हो? क्या जो मैंने उसे दिया वह पैसा नहीं है? लानत है, मेरे जीवन में इस तरह का अपमान कभी नहीं हुआ। अशोक को आखिरकार होश आया और उसने जल्दबाजी में कहा, बॉस खुराना, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी भतीजी यहाँ कुछ दोस्तों के साथ खाने आई थी, न कि किसी के साथ रात के खाने के लिए। बॉस खुराना का सिर धड़क रहा था। उसकी आंखें घूर रही थीं जब उसने कहा, जो किसी के साथ होता है वह खाता नहीं है क्या? वह मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? ओह, क्या इसलिए कि वह मुझे नीचा देख रही है? तुम होती कौन हो? तुम मुझे नीचा देखने की हिम्मत करती हो? अशोक के चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम की स्थिति थी। वह स्थिति से निपटने में असमर्थ था। अगर यह कोई और लड़की होती तो वह बस चला जाता, लेकिन यह उसकी भतीजी थी। निश्चित रूप से वो बस नहीं जा सकता था। बॉस खुराना, आपको निश्चित रूप से गलतफहमी हुई है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको पहले वापस ले जाऊं और फिर मैं व्यक्तिगत रूप से आकर आपसे माफी मांगूं? अशोक ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। गलतफहमी गई भाड़ में। आज मैं चाहता हूं कि वह लड़की मेरे साथ चले। अगर वह नहीं आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बॉस खुराना ने जोर से चिल्लाया। तभी सूट और जूते पहने एक आदमी पास आया। भौहें सिकोड़कर पूछा, अशोक, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने बॉस खुराना को नाराज कैसे कर दिया? मैनेजर हीरा, आप ठीक समय पर आए हैं, अशोक ने कहा जैसे उसने एक जीवन रेखा देखी हो, और जल्दी से जारी रखा। बॉस खुराना ने बहुत ज्यादा पी ली है और मेरी भतीजी को गलत समझ लिया है। इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह उनके साथ चले। मेरी भतीजी यहाँ दोस्तों के साथ भोजन करने आई थी। ये बॉस खुराना गलत हैं। क्या ऐसा है? मैनेजर हीरा ने श्रेया पर और फिर बॉस खुराना पर एक नज़र डाली। एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने कहा, बॉस खुराना, एक गलतफहमी हुई है। ये लड़की सच में यहाँ खाने आई थी। कैसा रहेगा अगर मैं आपको आपके निजी कमरे में वापस ले जाऊं? अपनी माँ को वापस ले जाओ, बॉस खुराना ने गुस्से से दहाड़ा। अब क्या तुम भी मुझे नीचा देख रहे हो? आज मैं इस महिला को अपने साथ ले जाने पर तुला हूं। तुम कमीने असहमत हो तो अपने बॉस को बुलाओ। मैनेजर हीरा का भाव तुरंत अजीब हो गया। बॉस खुराना के सिन्हा परिवार के साथ काफी व्यापारिक सौदे थे। नागलोक वाटिका का एक वीआईपी, ऐसा कोई नहीं जिसे वह नाराज कर सके। श्रेया पर एक नज़र डालते हुए मैनेजर हीरा को अचानक एक विचार आया। वह जानता था कि श्रेया जिस निजी कमरे में थी वह देवदत्ता ने बुक किया था। यद्यपि देवदत्ता युवा पीढ़ी के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, अगर बॉस खुराना की बात करें तो उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था।
देवदत्ता नागलोक वाटिका में सिर्फ एक साधारण सदस्य था, जबकि बॉस खुराना एक उच्च स्तरीय वीआईपी था। उनके बीच का अंतर बहुत स्पष्ट था। चलो ऐसा करते हैं, इस युवती को पहले बॉस खुराना के साथ वापस जाने देते हैं, मैनेजर हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर हीरा, अशोक का चेहरा बदल गया। ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? मैं नहीं जा रही, मुझे क्यों जाना चाहिए? श्रेया ने भी गुस्से से चिल्लाया। मिस, यह आदमी हमारा उच्च स्तरीय वीआईपी है। हमारे नियमों के अनुसार, चूंकि आपने उसे यहाँ नाराज किया है, आप गलत हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए, मैनेजर हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा ये सिर्फ एक भोजन है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बड़ा दृश्य नहीं बनाना चाहती, है ना? अगर चीजें वास्तव में बढ़ जाती हैं, तो आपके चाचा निश्चित रूप से अपनी नौकरी खो सकते हैं। श्रेया स्तब्ध थी। यह एक सीधी धमकी थी। उसे अपने लिए डर नहीं था, लेकिन वह अपने चाचा को नौकरी खोते हुए नहीं देख सकती थी। मिस, मैं आपको सलाह देता हूं कि इस पर अच्छी तरह से सोचें, मैनेजर हीरा ने श्रेया को देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने उसके जैसी कई लड़कियों का सामना किया था। विनम्र अभिनय करना, कुछ धमकियां आमतौर पर उन्हें व्यवहार करने पर मजबूर कर देती थीं, और फिर कुछ पैसे के साथ सब कुछ सुलझ जाता था। ऐसी स्थितियां यहां आम थीं। एक लालची महिला से निपटना और बॉस खुराना का बचाव करना, ये सौदा सार्थक था। मैनेजर हीरा, अशोक ने लगभग भीख मांगी। वो अभी भी एक कॉलेज छात्रा है। क्या आप उसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते? कृपया अपना मुंह बंद रखो, मैनेजर हीरा ने चिल्लाया। क्या ये तुम्हारी बोलने की जगह है? अशोक, तुम चीजों को कैसे संभालते हो? क्या तुम नहीं जानते कि वह एक वीआईपी है? क्या तुम एक वीआईपी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? चलो भी, इतना क्यों कहना? बॉस खुराना ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। अगर तुम आज मुझे खुश करती हो, तो हम मान लेंगे कि यह कभी नहीं हुआ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। श्रेया चीखी और संघर्ष करने लगी, लेकिन वह एक आदमी का मुकाबला कैसे कर सकती थी? तभी एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी, उसे छोड़ दो, घुटने टेको, और मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूंगा। सब चौंक गए और मुड़कर देखा। केवल एक युवक को अपनी जेब में हाथ डाले चलते हुए देखा। यह कोई और नहीं बल्कि जय सिंह था। मैनेजर हीरा ने जय सिंह को ऊपर से नीचे देखा और तुरंत उसे देवदत्ता के कमरे वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। इसके अलावा जय सिंह बहुत सादे कपड़े पहने हुए था और एक निर्धन व्यक्ति जैसा दिखता था। वह उसकी परवाह क्यों करता? मैनेजर हीरा हंसा और कहा, युवक, तुम्हें लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए। यह नागलोक वाटिका है। अगर तुम यहाँ नियम तोड़ते हो, तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। मैं इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, जय सिंह पहले ही उसके पास पहुंच चुका था और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। मैनेजर हीरा के बाकी शब्द शांत हो गए और उसने अनजाने में कुछ सफेद वस्तुएं थूक दी। उसके दांत टूट गए थे। मैनेजर हीरा स्तब्ध था और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जय सिंह ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी ठंडी नजर बॉस खुराना पर टिकी थी। अभी घुटने टेको, जब तक तुम्हारे पास मौका है। लानत है, तुम हो कौन? बॉस खुराना ने दहाड़ा। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कौन हूं? मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, जय सिंह ने ठंड से उत्तर दिया। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 3 सेकंड हैं। भाड़ में जाओ अपने फैसलों के साथ। बॉस खुराना ने अपना पैर उठाया और जय सिंह की ओर लात मारी। जय सिंह ने उसका टखना पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और ठंड से कहा, ऐसा लगता है कि तुमने घुटने टेक कर दया की भीख न मांगने का फैसला किया है। ठीक है, मुझे वैसे भी अपने सहपाठी का बदला लेना है। इसके साथ जय सिंह पास आया, बॉस खुराना को गर्दन से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक घूंसा मारा। बॉस खुराना दर्द से चिल्लाया जब उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसकी नाक की हड्डी धंस गई थी। जय सिंह ने उसकी नाक तोड़ दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे उच्च रैंकिंग मेहमान को मारने की? मैनेजर हीरा ने चिल्लाया। सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा गार्डों का एक समूह दौड़कर आया और सभी को बीच में घेर लिया। अशोक डर से कांप रहा था और धीमी आवाज में बोला, मैनेजर हीरा, चलिए इस बारे में बात करते हैं। बात तुम्हारी मां से करना, इसे मेरे लिए काट डालो, मैनेजर हीरा ने गुस्से से चिल्लाया। जैसे ही सुरक्षा गार्डों ने उन्हें घेरा, एक क्रोधित आवाज अचानक गूंजी, सब रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा और देवदत्ता को गुस्से में आते देखा। तुम सब क्या कर रहे हो? देवदत्ता चिल्लाया। वह मेरा मेहमान है, तुम उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैनेजर हीरा ने देवदत्ता को तिरस्कार से देखा और उपहास किया। ओह बॉस दत्ता, तो ये आपके मेहमान हैं। अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं। इसे समझाइए, आपके मेहमान ने मुझ पर हमला किया और बॉस खुराना को घायल कर दिया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या? देवदत्ता का चेहरा बदल गया जब उसने जमीन पर पड़े बॉस खुराना को देखा। वह हैरान था। बॉस खुराना प्रयाग शहर में एक प्रसिद्ध बड़ा उद्योगपति था, जिसकी संपत्ति देवदत्ता से 100 गुना अधिक थी। ऐसा व्यक्ति बस कोई ऐसा था जिसे दत्ता नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कैसा रहेगा कि आप वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं, बॉस दत्ता?
मैनेजर हीरा ने एक उपहास के साथ कहा, आप एक सदस्य हैं, इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से कुछ मेहमानों के लिए जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है ना? देवदत्ता का भाव अनिश्चित रूप से बदल गया, और जैसे ही सुरक्षा गार्ड करीब आए, उसने अपने दांत भींचे और दृढ़ता से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये लोग मेरे साथ आए थे, वे मेरे दोस्त हैं, मैं इसे संभालूंगा। जय सिंह मुस्कुराया। इस क्षण में देवदत्ता ने उनके साथ खड़े होने का फैसला किया था, जो सराहनीय था। यह आदमी वास्तव में दोस्ती के लायक था। तुम संभालोगे? क्या तुम संभाल सकते हो? मैनेजर हीरा चिल्लाया। मैं तुम्हें बताता हूँ देवदत्ता, अब से तुम नागलोक वाटिका के सदस्य नहीं हो। हम तुम्हारा सदस्यता कार्ड सीधे रद्द कर देंगे, तुम फिर कभी नागलोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर पाओगे। देवदत्ता के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, लेकिन उसने फिर भी दांत पीसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब सदस्य नहीं हूं, लेकिन हमें मेरे दोस्तों के मामले में तर्कसंगत होना होगा। मेरा मानना है कि मेरे दोस्त बिना किसी कारण के किसी पर हमला नहीं करेंगे। तर्क की बात? ठीक है, हम उन सभी को गिरफ्तार करने के बाद तर्क की बात करेंगे। मैनेजर हीरा ने जोर से चिल्लाया। उन पर हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, देवदत्ता चिल्लाया, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी सुरक्षा गार्ड उसकी बात नहीं सुनने वाला था। दर्जनों सुरक्षा गार्ड हथियारों से लैस आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि वे जय सिंह और उसके साथियों को एक बार और हमेशा के लिए अपंग करने पर तुले हुए हैं। देवदत्ता ने गहरी भौहें सिकोड़ी। इन परिस्थितियों में वो असहाय था। तभी जय सिंह आगे बढ़ा। उस पर हमला करने वाले दर्जनों आदमियों का सामना करते हुए जय सिंह अचानक आगे बढ़ा, एक जंगली हमले की तरह भीड़ में घुस गया। यह ऐसा था जैसे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी हो, जिससे एक दर्जन आदमी सभी दिशाओं में उड़ गए। शेष आदमी जय सिंह के कुछ और हमलों के बाद नीचे गिर गए। जल्द ही एक भी खड़ा नहीं बचा था। मैनेजर हीरा हक्का बक्का रह गया। दर्जनों आदमी एक ही व्यक्ति से हार गए थे, और इतनी निर्णायक रूप से, एक मजाक की तरह। जय सिंह अब मैनेजर हीरा के पास पहुंच चुका था। उसने मैनेजर हीरा को कॉलर से पकड़ा और ठंड से कहा, तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। मैनेजर हीरा चिल्लाया, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? नागलोक वाटिका सिन्हा परिवार की संपत्ति है। अगर तुम यहाँ परेशानी खड़ी करते हो तो सिन्हा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जय सिंह ने अपनी कमर से अपना मोबाइल निकाला और ठंड से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, सिन्हा परिवार को फोन करो और उन्हें यहाँ आने दो। भाई जय, देवदत्ता का चेहरा बुरी तरह बदल गया, ये जानते हुए कि अगर सिन्हा परिवार आ गया तो चीजें बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ो, उन्हें फोन करो। जय सिंह ने अपनी हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। उसे सिन्हा परिवार या किसी और परिवार की चिंता नहीं थी। 10 बड़े परिवार उसकी नज़र में कुछ भी नहीं थे। ठीक है, ये तुम अपनी मौत खुद मांग रहे हो, मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना, मैनेजर हीरा ने गुस्से से दहाड़ा। मैनेजर हीरा घबराहट में एक कॉल करने के लिए भागा, जबकि देवदत्ता पीछे हट गया और चुपचाप एक कॉल करने लगा। इस बिंदु पर वह केवल नायक परिवार से संपर्क कर सकता था। उम्मीद है कि वे स्थिति को सुलझा सकते हैं। कुछ ही देर बाद मैनेजर हीरा दौड़ता हुआ वापस आया और चिल्लाया, बच्चे, तुम बस इंतजार करो, भागने की सोचना भी मत, सिन्हा परिवार के लोग रास्ते में हैं, देखते हैं तुम कैसे मरते हो। जय सिंह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ा था। उसका भाव शांत था, कार्यवाही के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह। बॉस खुराना अभी भी जमीन पर कराह रहा था। इस बीच 3 अन्य बॉस ने हंगामा सुना और वे भी बाहर आ गए, जिसमें 4 लड़कियां भी शामिल थीं। ट्रेन वाली दोनों लड़कियों ने जो हो रहा था उसे देखकर उपहास किया। स्थिति के इस तरह से बढ़ने के साथ जय सिंह के लिए चीजों को नियंत्रण में लाना आसान नहीं होगा। जब जय सिंह ने दोनों लड़कियों को देखा तो वह तुरंत स्थिति को समझ गया। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बस बॉस खुराना के पास चला गया, अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा। डिवॉरिंग द हेवंस की एक हल्की सी चाल के साथ जय सिंह ने बॉस खुराना के शरीर से सारी शराब खींच ली और वह आदमी तुरंत होश में आ गया, लेकिन स्पष्टता के साथ दर्द बढ़ गया और उसकी चीखें और भी दयनीय हो गईं। पुराने खुराना, क्या हो रहा है? एक बॉस ने तत्काल पूछा। लानत है, इस छोटे बदमाश ने मुझे मारा, बॉस खुराना ने गुस्से से कहा। ये कौन सा कमीना बच्चा है जो पुराने खुराना को मारने की हिम्मत करता है? वह बहुत साहसी है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। क्या मैं किसी को बुलाऊं कि वह आकर उसे मार डाले? तीनों बॉस सभी शोर मचा रहे थे और दूसरी लड़की उत्साह से कह रही थी, हाँ हाँ हाँ, उसे मार डालो। अगर वह बॉस खुराना को मारने की हिम्मत करता है तो हम उसे बचकर नहीं जाने दे सकते। जय सिंह अलग थलग खड़ा रहा, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। कुछ ही देर में लोगों का एक समूह अंदर घुस आया और वे सिन्हा परिवार से थे। यंग मास्टर कनिष्क, मैनेजर हीरा उससे मिलने के लिए दौड़ा। कनिष्क सिन्हा, अमरेंद्र सिन्हा का तीसरा बेटा, परिवार में एक महत्वपूर्ण पद पर था और नागलोक वाटिका का प्रभारी था। उसने भीड़ को देखा और अंत में अपनी नज़र जय सिंह पर टिका दी। भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या यही वह है जो यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है? हाँ, यही है,
मैनेजर हीरा ने धीमी आवाज में कहा, ये लड़का बहुत दुस्साहसी है, न केवल उसने मुझे मारा बल्कि उसने बॉस खुराना को भी मारा। सिन्हा परिवार का नाम लेने के बाद भी उसने और जोर से मारा। हमारे सुरक्षा गार्डों को देखो जिन्हें उसने पीटा है। कनिष्क सिन्हा का भाव ठंडा हो गया जब उसने कठोरता से कहा, बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो है। श्रीमान सिन्हा, यह मामला हमारी गलती नहीं है, देवदत्ता ने जल्दबाजी में कहा। चुप रहो, कनिष्क सिन्हा ने गुस्से से चिल्लाया। तुम होते कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम्हारी कोई बात सुनी जाएगी? मेरे नागलोक वाटिका में परेशानी खड़ी करना, मुझे परवाह नहीं कि कौन सही है या कौन गलत। आज मैं इसमें शामिल सभी लोगों से निपटूंगा। आगे बढ़ते हुए जय सिंह ने धीरे धीरे कहा, जब आप कहते हैं कि सभी से निपटेंगे तो क्या आपका मतलब केवल हमसे है या इसमें वे लोग भी शामिल हैं? बकवास, बेशक ये तुम हो, कनिष्क सिन्हा ने जोर से उत्तर दिया। वे हमारे सम्मानित वीआईपी हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया है तो यह निश्चित रूप से तुम्हारी गलती है। ठीक है, मैं समझ गया, जय सिंह ने कहा, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए और ठंड से बोलते हुए। सिन्हा परिवार का चीजों को संभालने का तरीका वास्तव में बेशर्म है। तुम किसे बेशर्म कह रहे हो? कनिष्क सिन्हा ने दहाड़ा। मानो या न मानो, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। ये गांव का गंवार कहाँ से आया है? नागलोक वाटिका में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है, मौत की तलाश में है। वो देवदत्ता के साथ है तो वह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? शायद सिर्फ एक बेकार का कोई। इसे भूल जाओ, चलो पहले इसका ही काम तमाम करते हैं। सिन्हा परिवार के लोग चिल्लाए और मैनेजर हीरा मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। अब जब सिन्हा परिवार आ गया था तो क्या जय सिंह के बचने का कोई मौका था? तभी दरवाजे से एक आवाज गूंजी, नायक परिवार के मुखिया नागेश नायक आ गए हैं। नागेश नायक? मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि राजधानी शहर में यह एक अत्यंत गूंजने वाला नाम था। शहर के निवासियों में से कम 10 में से 9 ने इसके बारे में सुना होगा। वह राजधानी के 10 बड़े परिवारों में से नायक परिवार के मुखिया थे और प्रांत के शीर्ष 10 युद्धकला विशेषज्ञों में तीसरे स्थान पर भी थे। इसके अलावा उनकी रचना दक्षिण युद्धकला विद्यालय राजधानी में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा का दावा करती थी। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता सभी का ध्यान का केंद्र होता। यहाँ तक कि सिन्हा परिवार, यद्यपि 10 बड़े परिवारों में से एक था, नागेश नायक जैसी प्रतिष्ठा नहीं रखता था। सिन्हा परिवार की ताकत नायक परिवार की तुलना में थोड़ी कम थी। नागेश नायक शायद ही कभी बाहर जाते थे। नागलोक वाटिका जैसी जगह पर जाने की तो बात ही छोड़िए, नागेश नायक इस समय यहाँ क्या कर रहे थे? एक पल के झटके के बाद कनिष्क सिन्हा जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए बाहर गया, ठीक उसी समय जब नागेश नायक लोगों की भीड़ से घिरे हुए अंदर चल रहे थे। नायक अंकल, कनिष्क सिन्हा ने जल्दबाजी में पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे सम्मानित अतिथि यहाँ कैसे आए? आपकी उपस्थिति वास्तव में हमारी नागलोक वाटिका के लिए गौरव की बात है। नागेश नायक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी नज़र भीड़ पर घूमी, अंत में जय सिंह पर आकर रुकी। वह सीधे जय सिंह के पास गए और एक हार्दिक हंसी के साथ कहा, भाई जय, मैंने सुना कि यहाँ आपके साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। कैसा है? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? कार्यक्रम स्थल पर सभी चौंक गए और यहाँ तक कि देवदत्ता की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। देवदत्ता ने नायक परिवार से संपर्क किया था क्योंकि वह जानता था कि जय सिंह के उनके साथ अच्छे संबंध थे। उसकी नज़र में नायक परिवार से सूरज नायक जैसे एक युवा मास्टर का आगमन मामले को निपटाने के लिए काफ़ी होना चाहिए था। लेकिन अपने बेतहाशा सपनों में भी उसने यह नहीं सोचा था कि उसका फ़ोन कॉल नायक परिवार के मुखिया नागेश नायक को खुद ले आएगा। वास्तव में क्या हो रहा था? क्या जय सिंह नायक परिवार की नज़र में इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था? नायक अंकल, कनिष्क सिन्हा जल्दी से पास आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप एक दूसरे को जानते हैं? नागेश नायक ने कनिष्क सिन्हा की परवाह भी नहीं की, केवल सम्मानपूर्वक जय सिंह को देख रहे थे। श्रीमान नायक को यात्रा करने में परेशानी हुई, जय सिंह ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई जय बहुत विनम्र हैं, ये सब हमें करना ही चाहिए था, नागेश नायक ने जल्दबाजी में उत्तर दिया। कनिष्क सिन्हा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सिन्हा परिवार की पीढ़ी के भीतर भी उसे उत्कृष्ट माना जाता था। यद्यपि वह नागेश नायक के सामने कुछ भी नहीं था, नागेश नायक उसे बिल्कुल भी भाव न देने की हद तक नहीं गए होते। हालांकि नागेश नायक को जय सिंह के सामने खड़े देखकर और उसे एक नज़र भी न देना, इसका केवल यह मतलब हो सकता था कि जय सिंह का दर्जा बहुत ऊंचा था, जिससे नागेश नायक के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। ये जय सिंह आखिर था कौन? या यूं कहें, इस बार उसने किसे नाराज कर दिया था? धीरे धीरे जय सिंह ने कहा, वास्तव में क्या हुआ, इसके लिए आप श्रीमान कनिष्क सिन्हा से पूछ सकते हैं। जय सिंह, श्रेया चौंक गई। अगर वे कनिष्क सिन्हा को बोलने देते तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि सारा दोष उन पर डाल दिया जाएगा? जय सिंह ने खारिज करने का इशारा किया और नागेश नायक ने कनिष्क सिन्हा को देखा। उसकी आवाज़ गंभीर थी। कनिष्क सिन्हा, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? नायक अंकल, यह मामला, ये हम पर दोष नहीं लगाया जा सकता।
कनिष्क सिन्हा ने तत्काल कहा, हमें ये भी नहीं पता था कि यह श्रीमान जय आपके दोस्त हैं, और इसके अलावा वे वास्तव में यहाँ एक अशांति पैदा कर रहे थे। श्रीमान सिन्हा, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी लें, जय सिंह ने कहा। अगर आप वास्तव में नहीं जानते कि क्या हुआ, तो आप मैनेजर हीरा को बोलने दे सकते हैं, ताकि कोई गलतफहमी न हो। मैनेजर हीरा कांपते होठों के साथ आगे आया और एक कांपती आवाज में कहा, मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन यह महिला, उसने हमारे वीआईपी मेहमानों को नाराज कर दिया। मैं बस नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन वह आया और हमें मारा, और यहाँ तक कि बॉस खुराना को भी मारा। ये पूरी तरह से नागलोक वाटिका के नियमों के खिलाफ है। क्या ऐसा है? जय सिंह ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैनेजर हीरा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, इसे फिर से बताओ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ निगरानी है। मैनेजर हीरा, अगर तुम बकवास बोलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपने जीवन के बाकी समय के लिए बोल नहीं पाओगे। कनिष्क सिन्हा ने भौहें सिकोड़ी और कहा, हीरा, वास्तव में क्या हुआ? मैं सच में नहीं जानता था। जब तक मैं वहां पहुंचा, उन्होंने पहले ही परेशानी शुरू कर दी थी। मैनेजर हीरा ने एक कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, जय सिंह ने ठंड से कहा। श्रीमान सिन्हा, क्या आप निगरानी की जांच करने का कष्ट करेंगे? कनिष्क सिन्हा ने मैनेजर हीरा को तीखेपन से घूरा और किसी को निगरानी फुटेज लाने के लिए हाथ हिलाया। निगरानी फुटेज दिखाए जाने के बाद सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ हो गया। बॉस खुराना श्रेया को परेशान करने आया, श्रेया ने विरोध किया, और मैनेजर हीरा श्रेया को अनुपालन करने के लिए मजबूर करने आया। ये सब कुछ उजागर हो गया। मैनेजर हीरा पूरी तरह से घबरा गया और जल्दबाजी में कहा, सब लोग, मैं सच में नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। जब तक मैं वहां पहुंचा, उन्होंने पहले ही हंगामा शुरू कर दिया था। इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था, तो इसका मतलब है कि तुम मनमाने ढंग से लोगों को धमका सकते हो। जय सिंह ने ठंड से कहा, मेरी दोस्त यहाँ खाने आई थी और तुमने उसे इस मरे हुए मोटे सुअर के साथ जाने के लिए मजबूर किया, क्यों? मैनेजर हीरा के होंठ कांप रहे थे और उसने एक कांपती आवाज में कहा, बॉस खुराना, वह हमारे वीआईपी मेहमान हैं। ओह, एक वीआईपी मेहमान, तो वह बस लोगों को धमका सकता है? जय सिंह ने एक ठंडी हंसी के साथ पूछा, कनिष्क सिन्हा की ओर मुड़ते हुए। श्रीमान सिन्हा, क्या यह नागलोक वाटिका भोजन और आराम के लिए एक जगह है, या ये सभ्य महिलाओं को वेश्यावृत्ति में मजबूर करने के लिए एक जगह है? कनिष्क सिन्हा का भाव बदल गया और उसने एक गहरी आवाज में कहा, श्रीमान जय, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। नागलोक वाटिका हमारे सिन्हा परिवार की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। तो क्या? जय सिंह ने जोर से कहा, अब से ये जगह अब आपके सिन्हा परिवार का हिस्सा नहीं है। तुमने क्या कहा? कनिष्क सिन्हा ने भी गुस्से से कहा, नायक अंकल, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमारे सिन्हा परिवार की संपत्ति पर अकड़ सकता है। जय सिंह, मैं आज के मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। अब कृपया चले जाएं। नागलोक वाटिका आपका स्वागत नहीं करती। नागलोक वाटिका को अब किसी का स्वागत करने की जरूरत नहीं है, जय सिंह ने ठंड से कहा, और अचानक नागलोक वाटिका के बीच में दौड़ पड़ा। एक फुर्तीले तेंदुए की तरह वह तेजी से एक खंभे पर पहुंचा और उस पर एक घूंसा मारा। फिर जय सिंह दूसरे खंभे की ओर मुड़ा और उस पर फिर से एक घूंसा मारा। इसी तरह जारी रखते हुए नागलोक वाटिका की छोटी सी इमारत 30 से अधिक खंभों के एक ढांचे पर टिकी हुई थी। जय सिंह ने इन सभी 30 खंभों पर घूंसा मारा। उसके बाद जय सिंह तेजी से बाहर भागा, अपने बगल के लोगों को भी अपने साथ ले गया। सब हैरान थे, यह नहीं जानते थे कि जय सिंह क्या करने की कोशिश कर रहा है। नागेश नायक ने भौहें सिकोड़ी और एक गहरी आवाज में कहा, सब लोग तुरंत बाहर निकलो। किस लिए? कनिष्क सिन्हा ने भौहें सिकोड़ी। नायक अंकल, मैं आपको भाव दे रहा हूँ, लेकिन यह नागलोक वाटिका है, ये हमारे सिन्हा परिवार की है। इससे पहले कि कनिष्क सिन्हा अपनी बात खत्म कर पाता, पीछे से अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। कनिष्क सिन्हा ने अपना सिर घुमाकर देखा, केवल ये देखने के लिए कि जिस पहले खंभे पर जय सिंह ने मारा था वह धीरे धीरे फट रहा था, फिर ढह रहा था, और तुरंत बाद ये पूरी तरह से ढह गया। यह क्या हो रहा है? कनिष्क सिन्हा की आंखें फटने वाली थीं। इतने मजबूत खंभे ढह कैसे सकते थे? उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे जैसे ये खंभे टूटते गए, अंदर की संरचना भी धीरे धीरे ढहने लगी। छत गिरने लगी, सीमेंट और पत्थर के टुकड़े गिरते रहे और इमारत ढहने के कगार पर पहुंच गई, लगभग गिरने ही वाली थी। इस समय किसी को भी नागेश नायक के शब्दों पर संदेह नहीं रहा। लोग घबरा गए और जान बचाकर भागने लगे, एक पल के लिए भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही सब भागे, छोटी सी इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे के ढेर में बदल गई। कनिष्क सिन्हा बाहर खड़ा होकर जो कुछ भी हो रहा था उसे भौचक्का होकर देख रहा था। सिन्हा परिवार में उसका रुतबा नागलोक वाटिका पर ही बना था, और अब उसकी नागलोक वाटिका उसकी आंखों के सामने ढह गई थी। नागेश नायक की आंखें बुरी तरह से चौड़ी हो गईं।
उसने सबसे स्पष्ट रूप से देखा था। ये खंभे जय सिंह के घूंसों से टूटे थे। नागेश नायक की शक्ति से एक घूंसे में एक खंभा तोड़ना संभव था, लेकिन इतने कम समय में 30 से अधिक खंभे तोड़ना बस असंभव था। क्या ये एक सच्चा सॉवरन है? नागेश नायक ने मन ही मन सोचा। फ्यूजन स्टेज के शिखर पर व्यक्ति को द सॉवरन माना जाता है। पूरे विंध्य प्रदेश में केवल 2 सॉवरन हैं और दुर्भाग्य से नागेश नायक उनमें से एक नहीं है। जय सिंह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे खड़ा था। उसका भाव शांत था। उसने अपने आसपास के लोगों की हैरान नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वास्तव में जय सिंह की शक्ति अभी तक फ्यूजन स्टेज में भी प्रवेश नहीं कर पाई थी। वह ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि डिवावरिंग द हेवंस टेक्निक द्वारा उसके भीतर अतिरिक्त शक्ति जमा हो गई थी। ये शक्ति, जिसे जय सिंह कहीं और उपयोग नहीं कर पा रहा था, इस बार बस निकल गई। ये कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में जय सिंह ने अपनी कोई शक्ति खर्च नहीं की। यही कारण है कि वह इतने कम समय में सभी 30 से अधिक खंभे तोड़ सका। और यह कुछ ऐसा था जो नागेश नायक की कल्पना से परे था। जय सिंह ने कनिष्क सिन्हा की ओर तिरछी नजर से देखा। मैंने कहा था, अब से नागलोक वाटिका का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये तुमने किया। कनिष्क सिन्हा आखिरकार होश में आया। दहाड़ते हुए, ये तुमने इन खंभों को तोड़ा है। तुमने मेरी नागलोक वाटिका को नष्ट कर दिया। तुम सिन्हा परिवार के प्रतिशोध की प्रतीक्षा करो। हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, जय सिंह ने ठंड से उत्तर दिया। मैं राजधानी में एक दिन और रहूंगा। सिन्हा परिवार को बता देना कि अगर तुम इस एक दिन के भीतर मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कनिष्क सिन्हा स्तब्ध था। जय सिंह निश्चित रूप से पहला व्यक्ति था जिसने कभी सिन्हा परिवार से इस तरह बात की थी। जय सिंह फिर बॉस खुराना की ओर मुड़ा, जो इस समय तक पूरी तरह से टूट चुका था। नागेश नायक के आने के बाद वह जानता था कि वह एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, और जय सिंह ने अभी जो शक्ति दिखाई थी उसने उसे पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। तुम चारों अभी मुझे मारना चाहते थे? जय सिंह ने ठंड से पूछा। चारों बॉस डर से कांपने लगे, और बॉस खुराना ने कांपती आवाज में कहा, भाई, हम एक महान व्यक्ति का चेहरा नहीं पहचान पाए। ये हमारी गलती है। कृपया हमें क्षमा कर दें। घुटने टेको, जय सिंह ने ठंड से आदेश दिया। चारों बॉस ने एक दूसरे को देखा। अगर वे घुटने टेकते तो ये बहुत अपमानजनक होता। घुटने टेकने को तैयार नहीं हो? जय सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। एक धम्म की आवाज के साथ बॉस खुराना सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अन्य 3 भी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। अगर जय सिंह ने नागलोक वाटिका को ध्वस्त करने की हिम्मत की, अगर उसने सिन्हा परिवार से मुकाबला करने की हिम्मत की, तो ये 4 लोग क्या चीज थे? माथा टेको, जय सिंह ने ठंड से आदेश दिया। चारों ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर भी ईमानदारी से माथा टेकना शुरू कर दिया। मुझे नहीं, जय सिंह ने श्रेया की ओर इशारा किया। उसे माथा टेको। अनिच्छुक चेहरों के साथ वे मुड़े और श्रेया को माथा टेकने लगे। श्रेया अवाक रह गई थी। ऐसी स्थिति को स्वीकार करना उसके लिए वास्तव में कठिन था। जय सिंह के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई और उसने कहा, ध्यान से सुनो, तुम चारों। मैं इस घटना को जाने दे सकता हूं, लेकिन प्रार्थना करो कि मेरी दोस्त दिल्ली शहर में कुशल रहे। अगर उसे कोई अनहोनी होती है, चाहे वह सिरदर्द या बुखार जैसी छोटी बात हो, या भले ही वो सड़क पर खुद ही गिर जाए, मैं केवल तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। हैं? चारों भौंचक के रह गए। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें न केवल प्रतिशोध को भूलना होगा, बल्कि श्रेया की रक्षा के लिए किसी को नियुक्त भी करना होगा। तुम मेरे शब्दों पर विश्वास न करने का विकल्प चुन सकते हो, जय सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मुझे परखोगे नहीं। चारों ने सिर झुका लिया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जो कुछ हुआ था, उसके बाद कौन जय सिंह को उकसाने की हिम्मत करेगा? ठीक है, दफा हो जाओ। जय सिंह रुका और फिर बोला, बॉस खुराना, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। तुम्हें अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए कि आज की घटनाएं कैसे हुई। मेरा मानना है कि तुमने बिना कारण मेरी दोस्त को परेशान नहीं किया होगा। तुम समझते हो कि तुम यहाँ क्यों आए थे, है ना? बॉस खुराना एक पल के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से मतलब समझ गया और गुस्से से पहली लड़की की ओर मुड़ा। दोनों लड़कियां अब डर के मारे लगभग पेशाब करने वाली थीं। उन्होंने सोचा था कि जय सिंह बस एक कमजोर व्यक्ति है और वे बॉस खुराना और उसके समूह का उपयोग उससे निपटने के लिए करना चाहती थीं। लेकिन कौन सोच सकता था कि जय सिंह के पास इतनी अविश्वसनीय क्षमता होगी। अगर उन्हें पता होता तो वे कभी भी जय सिंह को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। कुतिया कहीं की, ये तू थी? बॉस खुराना गुस्से में दौड़ा, पहली लड़की को बालों से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। तूने मुझे फंसाया क्यों? हे, जय सिंह हल्के से हंसा। इन दोनों लड़कियों की मेरे साथ कुछ पुरानी रंजिश है। वे शायद तुम्हें फंसा नहीं रही थीं, बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल मुझसे निपटने के लिए करना चाहती थीं, मेरा अनुमान है। अब स्थिति को पूरी तरह से समझते हुए बॉस खुराना गुस्से से आग बबूला हो गया और पहली लड़की को लात घूंसों से मारने लगा। दूसरी लड़की बगल में खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे, एक शब्द भी बोलने से डर रही थी।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सुरक्षित थी। जल्द ही बॉस खुराना उठा और उसे भी जमीन पर पटक कर पीटने लगा। इन्हें बाहर ले जाओ। बॉस खुराना दहाड़ा, धिक्कार है। तुम दोनों कुलटाओं, खुद को भाग्यशाली समझो अगर तुम अपने बाकी जीवन में दोनों पैरों पर चल सको, वरना मैं तुम्हारा कुलनाम ले लूंगा। दोनों लड़कियां लगातार भीख मांगती रहीं, लेकिन अब उनकी परवाह कौन करेगा। उनके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, मौत भी एक हल्की सजा थी। भले ही बॉस खुराना उनका ख्याल न रखे, सिन्हा परिवार उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। एक नागलोक वाटिका ने सिन्हा परिवार के इतने सारे वित्त और संसाधनों का उपभोग किया, केवल इन दोनों के कारण बर्बाद हो गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए उन्हें कैसे मरना चाहिए? बॉस देव, इस भोज के लिए धन्यवाद। हम आपके इरादों की सराहना करते हैं और हम अगली बार मिलेंगे। जय सिंह ने देवदत्ता से हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज के मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बोझ महसूस न करें। देवदत्ता का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। स्थिति इस हद तक बढ़ जाने के बाद वह वास्तव में अब इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कनिष्क सिन्हा, मेरे शब्द याद रखना। अगर तुम्हारा सिन्हा परिवार मुझे ढूंढने नहीं आया तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें ढूंढने आऊंगा। जय सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा। कनिष्क सिन्हा पर एक नज़र डालने से पहले श्रेया को साथ लेकर चला गया। कनिष्क सिन्हा के होंठ गुस्से से कांप रहे थे जब उसने जय सिंह को जाते हुए देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और नागेश नायक के पास दौड़कर गया। नायक कुल प्रमुख, आखिर यह आदमी है कौन? आप उसका इतना बचाव क्यों कर रहे हैं? यह मत भूलिए, हम 10 बड़े परिवार एक गठबंधन है। एक बाहरी व्यक्ति की मदद करके अपनों पर ही धौंस जमाना, ये किस तरह का व्यवहार है? नागेश नायक ने कनिष्क सिन्हा पर एक नज़र डाली और आह भरी। कनिष्क, तुम भी मेरी छोटी पीढ़ी में से एक माने जाते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस आदमी को न उकसाना ही सबसे अच्छा है। क्यों? कनिष्क सिन्हा ने जोर देकर पूछा। उसमें ऐसा क्या खास है? यह विंध्य प्रदेश है। क्या हमारे 10 बड़े परिवार सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं संभाल सकते? वापस जाओ और पुराने सिन्हा को बताओ, अगर वह अनिश्चित है कि क्या करना है तो वह दक्षिण युद्धकला विद्यालय में मुझसे मिल सकता है। नागेश नायक ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया और अपने लोगों को लेकर चला गया। अनिश्चित होने से आपका क्या मतलब है? क्या इस मामले में कोई संदेह है? कनिष्क सिन्हा असंतोष के साथ पीछे पीछे चला। उसने हमारी नागलोक वाटिका को नष्ट कर दिया, हमें उसे निश्चित रूप से मारना होगा। नायक कुल प्रमुख, आपका वास्तव में इससे क्या मतलब है? बिना पीछे देखे नागेश नायक अपने लोगों को लेकर सीधे चला गया। कनिष्क सिन्हा ने निराशा में अपने पैर पटके, लेकिन पूरी तरह से असहाय था। फाल्गुनी और यश अभी तक नागलोक वाटिका नहीं पहुंचे थे, इसलिए जय सिंह ने देवदत्ता से उन्हें फोन करके रात के खाने की व्यवस्था फिर से करने के लिए कहा। हालांकि जय सिंह अब इस भोजन में शामिल नहीं होगा। इस कठिन परीक्षा के बाद देवदत्ता को एहसास हुआ कि जय सिंह की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। नायक परिवार के मुखिया नागेश नायक व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता के लिए आए थे और बस एक हाथ हिलाकर उसने नागलोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया था। ऐसी घटना अगर यह उनकी आंखों के सामने नहीं हुई होती तो कौन विश्वास करता? इसलिए देवदत्ता ने जय सिंह के दबंग रवैये के बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत उसकी नज़र में यह एक उच्च पदस्थ व्यक्ति का सच्चा स्वभाव होना चाहिए। जहां तक फाल्गुनी और यश से संपर्क करने की बात है, वह तो निश्चित था। खुद और जय सिंह के बीच की खाई को जानते हुए देवदत्ता केवल यश के माध्यम से दूरी को कम करने की कोशिश कर सकता था। जय सिंह ने पहले श्रेया को घर छोड़ा और जब कार उनके आवासीय परिसर में पहुंची तब भी वह सदमे की स्थिति में थी। जय सिंह, ये कैसे हो सकता है? श्रेया की आवाज कांप रही थी। हम तो बस खाना खाने जा रहे थे, कैसे इतनी सारी चीजें हो गईं? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। वे मुझे सीधे अपने कमरे में क्यों ले जाना चाहते थे? जय सिंह ने धीरे से कहा, इसी को वे उच्च वर्ग कहते हैं, गंदा और भ्रष्ट। क्या उच्च वर्ग ऐसा होता है? श्रेया कांप उठी, बहुत भयावह। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं ये सब संभाल लूंगा। जय सिंह कार से बाहर निकला। कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करना। जय सिंह। श्रेया ने जय सिंह को देखा, अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में केवल फुसफुसा सकी, सावधान रहना। मैं रहूंगा। जय सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। श्रेया को हाथ हिलाया और मुड़कर चला गया। उसके पीछे खड़ी श्रेया जय सिंह की दूर जाती हुई आकृति को खाली आंखों से देखती रही। काफी देर तक अपने होश में नहीं आ सकी। दक्षिण युद्धकला विद्यालय में नागेश नायक भी अपने परिवार के सदस्यों को जल्दी में वापस ले आया। जैसे ही वह हॉल में घुसा, सूरज नायक जल्दी से आया और धीमी आवाज में बोला, दादाजी, वह सिन्हा परिवार है। अगर हम इसे इस तरह से संभालते हैं तो बहुत संभावना है कि हम उनसे झगड़ा कर लेंगे। क्या यह एक जय सिंह के लिए उचित है? हाँ, नायक परिवार के एक अन्य सदस्य ने चुपचाप कहा। जय सिंह की शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो अभी भी सिर्फ एक व्यक्ति है। 10 बड़े परिवार एक समान उद्देश्य से बंधे हैं। क्या हमें उससे डरना चाहिए? दादाजी, चलिए इसमें शामिल नहीं होते। सिन्हा परिवार के साथ हमारे बहुत सारे व्यापार हैं। अगर चीजें वास्तव में बढ़ जाती हैं तो मुझे डर है कि वह सारा व्यापार चला जाएगा।
हाँ चाचा, हमें इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नागेश नायक ने गुस्से में अपने हाथ में चाय का प्याला पटक दिया। चुप हो जाओ तुम सब। सब तुरंत चुप हो गए, हालांकि उनके चेहरों पर अनिच्छा दिखाई दे रही थी। नागेश नायक ने एक लंबी सांस छोड़ी, धीरे धीरे खड़ा हुआ और ठंड से कहा, सूरज यहाँ आओ। जी दादाजी। सूरज नायक तुरंत नागेश नायक के पास चला गया। नागेश नायक ने एक हाथ बढ़ाया और उसे सूरज नायक के सीने पर दबाया, धीरे से बोला, साधना करो। सूरज नायक ने तुरंत साधना शुरू कर दी, लेकिन जब उसकी शक्ति उसके सीने तक पहुंची तो उसे अचानक एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसका सीना छेद दिया हो, जिससे इतनी पीड़ा हुई कि सूरज नायक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लगभग बेहोश होने वाला था। एक कदम पीछे हटते हुए सूरज नायक ने हैरान होकर देखा, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? यह मैं नहीं कर रहा हूँ। नागेश नायक ने गहरी आह भरी और कहा, तुम सब हमारे नायक परिवार की पारिवारिक युद्धकला की शक्ति जानते हो, है ना? सबने सिर हिलाया और सूरज नायक ने गर्व से कहा, दादाजी, हमारे नायक परिवार की पारिवारिक युद्धकला दूसरे परिवारों की तुलना में और भी मजबूत है। सच है, हमारे नायक परिवार की पारिवारिक युद्धकला वास्तव में अन्य 4 परिवारों की पारिवारिक युद्धकला से थोड़ी मजबूत है। नागेश नायक ने आह भरी और जारी रखा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारा नायक परिवार इन 5 महान परिवारों में पहला स्थान क्यों नहीं ले पाया? लोग एक दूसरे को देखने लगे, इस सवाल से हैरान थे जिसने उन्हें भी परेशान किया था। एक मजबूत और समृद्ध पारिवारिक वंश और शक्तिशाली युद्धकला के साथ सभी खातों के अनुसार नायक परिवार को 5 महान युद्धकला परिवारों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए था। फिर भी 100 से अधिक वर्षों से नायक परिवार लगातार 5 महान युद्धकला परिवारों की श्रेणी में सबसे नीचे रहा है, दूसरों द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ। अगर नागेश नायक का विंध्य प्रदेश में तीसरा स्थान नहीं होता तो शायद नायक परिवार 10 बड़े परिवारों में भी प्रवेश नहीं कर पाता। हमारे नायक परिवार के युवा लोग हमेशा अपने साथियों में सबसे मजबूत रहे हैं, नागेश नायक ने गंभीरता से कहा। अन्य 4 महान परिवारों की युवा पीढ़ी हमारी तुलना नहीं कर सकती। सबने गर्व से सिर हिलाया। नायक परिवार में हमेशा ऐसा ही होता था। ये कहा जा सकता है कि 30 साल की उम्र से पहले कोई भी नायक परिवार के व्यक्तियों से आगे नहीं निकल सकता। नागेश नायक ने गहरी आह भरी, लेकिन 30 के बाद नायक परिवार के व्यक्ति पतन की ओर जाने लगते हैं। दूसरे 4 परिवारों के लोगों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाते हैं और फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। ये स्थिति 100 से अधिक वर्षों से बनी हुई है और कभी नहीं बदली। दादाजी, क्यों? ऐसा क्यों है? सूरज नायक ने उत्सुकता से पूछा और नायक परिवार के अन्य सभी सदस्य भी उतने ही चकित थे। इस सवाल ने नायक परिवार के सभी सदस्यों को हैरान कर दिया था। समस्या हमारी परिवार की युद्धकला टेक्निक में है। नागेश नायक ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से घोषणा की, दक्षिण युद्धकला टेक्निक वास्तव में किसी की शक्ति को तेजी से बढ़ा सकती है, हालांकि ये गति किसी की नाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर आती है। तुम शायद इसे अभी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी नाड़ियां दक्षिण युद्धकला टेक्निक से पहले ही कमजोर होने लगी हैं। एक बार जब तुम 30 साल की उम्र तक पहुंच जाओगे तो तुम्हारी नाड़ियां तुम्हारी साधना की गति को धीमा कर देंगी, जिससे दूसरे तुम्हें पकड़ लेंगे और यहां तक कि तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। नायक परिवार के सदस्य हक्के बक्के रह गए। अगर नागेश नायक ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो उन्हें वास्तव में इसका कोई अंदाजा नहीं होता। दादाजी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे नायक परिवार की दक्षिण युद्धकला टेक्निक में वास्तव में खामी है? सूरज नायक ने सदमे में पूछा। वास्तव में ऐसा ही है, नागेश नायक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हमारे नायक परिवार की दक्षिण युद्धकला टेक्निक किसी व्यक्ति को केवल ची रिफाइनमेंट स्टेज तक ही ले जा सकती है, इससे आगे जाना मूल रूप से असंभव है। यही कारण है कि इतने लंबे समय से हमारे नायक परिवार ने शायद ही कोई फ्यूजन स्टेज का विशेषज्ञ पैदा किया हो। लेकिन दादाजी, आप तो फ्यूजन स्टेज पर हैं, सूरज नायक ने कहा। हे, नागेश नायक ने एक कड़वी हंसी दी। क्या तुम जानते हो कि फ्यूजन स्टेज तक पहुंचने के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है? सबने अपना सिर हिला दिया, जबकि नागेश नायक ने सूरज नायक को देखा और कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अभी दर्द का अनुभव किया। मुझे इसे हर दिन 360 बार सहना पड़ता है। हैं? सूरज नायक स्तब्ध रह गया और चौड़ी आंखों से पूछा, दादाजी, ये कैसे हो सकता है? मैंने दक्षिण युद्धकला टेक्निक पर शोध किया है और फ्यूजन स्टेज में प्रवेश करने की एक विधि खोजी है, हालांकि यह विधि नाड़ियों को अलग करने की कीमत पर आती है। नागेश नायक ने गंभीरता से कहा, मेरी शक्ति जब इस बिंदु पर पहुंचती है तो फिर से अलग हो जाती है, जिससे मेरी नाड़ियों को बहुत अधिक नुकसान होने से रोका जा सकता है। फिर भी दक्षिण युद्धकला टेक्निक की शक्ति शरीर के भीतर लगातार जमा होती रहती है, नुकसान खत्म नहीं हुआ है, ये लगातार बढ़ रहा है। इस शक्ति का प्रत्येक परिसंचरण उस नुकसान को फूटने का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप इतना गंभीर दर्द होता है। ये कहकर नागेश नायक ने आह भरी और जारी रखा, वास्तव में दर्द सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है,
मुख्य बात यह है कि इस तरह से साधना करने से व्यक्ति का जीवनकाल कम हो जाता है। क्या? सभी के चेहरे बदल गए और सूरज नायक ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी आप? सही है, नागेश नायक ने सिर हिलाया। इन वर्षों में ठीक दिखने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा जीवनकाल लगभग समाप्त हो गया है। इन सभी वर्षों में मैं तुम्हारे बड़े भाई की साधना करवा रहा हूं क्योंकि एक उत्तराधिकारी को तैयार किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि त्रिधारी भैरवनाथ ने बाहर कई जघन्य कर्म किए हैं, लेकिन मैंने फिर भी उसकी रक्षा की, हमारे नायक परिवार की रक्षा के लिए भी। कम से कम मैं अपने पतन के कारण नायक परिवार को बिखरने नहीं दे सकता। सभी के भावों में घबराहट छा गई। नागेश नायक नायक परिवार का स्तंभ था। अगर नागेश नायक मर जाता तो नायक परिवार के पास क्या आशा बचती? दादाजी, क्या वास्तव में इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है? सूरज नायक ने कांपती आवाज में पूछा। हे, नागेश नायक ने उत्तर दिया, मैंने अपना पूरा जीवन एक समाधान खोजने में असमर्थ रहा हूं। सभी तुरंत निराश हो गए। ऐसा लगा कि नायक परिवार का भविष्य वास्तव में अंधकार में था। लेकिन अब यह अलग है। नागेश नायक अचानक मुस्कुराया। हैं? सभी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और सूरज नायक ने तत्काल पूछा, दादाजी क्या आपको कोई समाधान मिल गया है? यह मैंने नहीं पाया, बल्कि किसी ने मुझे बताया। नागेश नायक ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी ने? किसने? नागेश नायक ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और पूरे सम्मान के साथ कहा, जय सिंह। क्या? सभी के भाव बदल गए। कौन सोच सकता था कि यह मामला जय सिंह द्वारा बदल दिया जाएगा? नागेश नायक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सूरज, क्या तुम्हें अभी भी वो उपहार याद है जो तुम्हें जय सिंह से मिला था जब तुमने उसे सुप्रीम कार दिया था? हैं? सूरज नायक फिर से चौंक गया और कहा, उसने तो बस एक शब्द कहा था। सही है, नागेश नायक ने सिर हिलाया, लेकिन उस एक वाक्य के कारण एक समस्या जो हमारे परिवार को 100 से अधिक वर्षों से परेशान कर रही थी, हल हो गई। क्या? सभी चकित थे। क्या जय सिंह का एक वाक्य वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है? उस समय जय सिंह ने मुझे इस नाड़ी के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए कहा था। नागेश नायक ने भावुक होकर कहा, मुझे पहले समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ बार अभ्यास करने के बाद मैं ये जानकर चौंक गया कि दक्षिण युद्धकला टेक्निक अब मेरी नाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वास्तव में ये पिछली चोटों को भी ठीक करने लगी थी और वास्तव में मेरी नाड़ियों का पोषण कर रही थी। क्या ये सच में ऐसा कर सकता है? भीड़ ने आश्चर्य में कहा। सूरज नायक ने तत्काल पूछा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो बस एक शब्द था, है ना? वास्तव में, लेकिन यह वही एक शब्द था जिसने हमारी दक्षिण युद्धकला टेक्निक की दुर्दशा को पूरी तरह से बदल दिया। नागेश नायक खड़ा हुआ और कहा, अब न केवल मैं अपनी लंबी आयु बहाल कर सकता हूं और कई और साल जी सकता हूं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे नायक परिवार की दक्षिण युद्धकला टेक्निक में अब कोई खामी नहीं होगी। तुम में से प्रत्येक के पास फ्यूजन स्टेज में प्रवेश करने की आशा है, और मेरे पास तो द सॉवरेन बनने का भी मौका है। द सॉवरेन, ये सच है या झूठ? हे भगवान, अगर हमारे नायक परिवार ने एक सॉवरेन पैदा किया तो 10 बड़े परिवारों में हमारे परिवार का दर्जा निश्चित रूप से एक बार फिर चढ़ जाएगा। भीड़ ने कहा, यह महसूस करते हुए कि एक सॉवरेन एक परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अभी तक सॉवरेन बने बिना नागेश नायक ने पहले ही नायक परिवार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अगर नागेश नायक एक और कदम आगे बढ़ाता तो परिवार किन ऊंचाइयों तक पहुंचता? नागेश नायक ने हल्की मुस्कान के साथ भीड़ को देखा और कहा, अब क्या तुम अभी भी सवाल करते हो कि मैं जय सिंह की मदद क्यों करूंगा? भीड़ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। सूरज नायक ने सबसे पहले उत्साह से कहा, दादाजी, जय सिंह ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, भले ही इसका मतलब सिन्हा परिवार से लड़ना हो, ये कुछ भी नहीं है। नागेश नायक बस हंसा और कहा, इस मुद्दे के लिए सिन्हा परिवार के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सिन्हा परिवार को प्रतिशोध लेने से रोकना भी उनके अपने भले के लिए है। जय सिंह की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। अगर सिन्हा परिवार ने उसे सच में गुस्सा दिलाया तो वह शायद अकेले ही सिन्हा परिवार का नाश करने की हिम्मत कर सकता है। भीड़ ने एक दूसरे को देखा। जय सिंह की नागेश नायक और तेज प्रताप सिंह के साथ लड़ाई के बाद उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि जय सिंह में वास्तव में ये क्षमता थी। तभी कोई अचानक बाहर से दौड़कर आया और कहा, कुल प्रमुख, सिन्हा परिवार के मुखिया अमरेंद्र सिन्हा मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उसमें कुछ समझ है, ये जानते हुए कि उसे मुझसे मिलने आना चाहिए। नागेश नायक ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसे अंदर आने दो। आदमी चला गया और कुछ ही समय बाद लगभग 1 दर्जन लोगों का एक समूह बाहर से अंदर आया। उनका नेतृत्व एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कर रहा था जिसका चेहरा काफी ऊर्जावान लग रहा था, लेकिन गुस्से से भरा था। कोई और नहीं बल्कि सिन्हा परिवार के मुखिया अमरेंद्र सिन्हा। पुराने नायक, आखिर हो क्या रहा है? अमरेंद्र सिन्हा अभी नागेश नायक तक पहुंचा भी नहीं था और उसने पहले ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। मेरी नागलोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया गया है और तुम अभी भी उस जय सिंह का पक्ष ले रहे हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे इतने सालों के रिश्ते के बाद क्या मैं तुम्हारे लिए एक लड़के से भी कम हूं?
पुराने सिन्हा, इतना उत्तेजित क्यों हो? बैठो और पहले एक कप चाय पियो, नागेश नायक ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सब कृपया हमें अकेला छोड़ दें, मुझे पुराने सिन्हा से कुछ बात करनी है। भीड़ हट गई और एक हाथ के इशारे से अमरेंद्र सिन्हा ने भी अपने दल को बाहर जाने के लिए कहा। पुराने नायक, सच में क्या हो रहा है? अमरेंद्र सिन्हा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा। नागेश नायक ने आह भरी और शुरू से अंत तक की घटनाओं का वर्णन किया। बेशक उसने दक्षिण युद्धकला टेक्निक के बारे में हिस्सा छोड़ दिया, केवल यह उल्लेख किया कि कैसे वो और तेज प्रताप सिंह जय सिंह के हाथों हार गए थे। ऐसी बात हुई? अमरेंद्र सिन्हा की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। तो तुम कह रहे हो कि उसने सच में मेरी नागलोक वाटिका को अपने नंगे हाथों से ध्वस्त कर दिया? सुबह सुबह जय सिंह नाश्ता करके होटल के प्रवेश द्वार पर लौटा तो उसने दूर से ही 1 दर्जन लोगों को वहां खड़े इंतजार करते देखा। उनमें सिन्हा परिवार का कनिष्क सिन्हा भी था। आराम से टहलते हुए जय सिंह ने देखा कि समूह तुरंत उससे मिलने आया। नेता 40 या 50 की उम्र का एक अधेड़ व्यक्ति था जो मुस्कुरा रहा था। आप ही श्री जय सिंह होंगे, है ना? जय सिंह ने न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। सभी पर एक नज़र डालते हुए कहा, क्या सिन्हा परिवार प्रतिशोध लेने आया है? श्री जय ने गलत समझा। अधेड़ व्यक्ति ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम कौस्तुभ सिन्हा है। वर्तमान में सिन्हा परिवार के अधिकांश बाहरी मामलों का प्रभारी हूँ और कनिष्क सिन्हा मेरा तीसरा भाई है। हम आज यहाँ मेरे पिता के आदेश पर आए हैं, विशेष रूप से श्री जय से क्षमा मांगने के लिए। श्री सिन्हा मुझसे प्रतिशोध लेने की योजना नहीं बना रहे हैं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने गलत समझा, श्री जय, कौस्तुभ सिन्हा ने जल्दी से समझाया। हमारा सिन्हा परिवार हमेशा तर्क से काम करता है। मेरे पिता ने व्यक्तिगत रूप से नायक कुल प्रमुख से मिलकर पूरी स्थिति को समझा और सही गलत का भी पता लगा लिया है। इस मामले में ये सच है कि हमारे सिन्हा परिवार की गलती थी, तो प्रतिशोध की बात कहाँ से आती है? हे, जय सिंह हल्के से हंसा। उसने वास्तव में पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर सिन्हा परिवार सच में प्रतिशोध लेने आया होता तो उसे सिन्हा परिवार का सफाया करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन सिन्हा परिवार के लोग काफी चतुर थे। अमरेंद्र सिन्हा ने नागेश नायक से स्थिति के बारे में जानने के बाद निश्चित रूप से जय सिंह की शक्ति को समझ लिया होगा। इन परिस्थितियों में सिन्हा परिवार का क्षमा मांगने का चुनाव वास्तव में बहुत बुद्धिमानी भरा था। कनिष्क सिन्हा पर नजर डालते हुए जय सिंह ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस तरह क्षमा मांगने के लिए भेजा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस ईमानदारी में कुछ कमी है? कौस्तुभ सिन्हा का भाव थोड़ा बदल गया। वह सच में नहीं समझ पा रहा था कि अमरेंद्र सिन्हा उसे क्षमा मांगने के लिए क्यों भेजेंगे। सिन्हा परिवार के दबदबे के साथ क्या उन्हें जय सिंह जैसे व्यक्ति से डरने की आवश्यकता थी? लेकिन ये आखिरकार अमरेंद्र सिन्हा का आदेश था, इसलिए कौस्तुभ सिन्हा ने कोई आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, पिताजी ने आदेश दिया है कि अब से मेरा तीसरा भाई परिवार के मामलों का प्रबंधन नहीं करेगा। उसे 1 साल तक बंद दरवाजे के पीछे रहना होगा। सिन्हा परिवार की दहलीज से आधा कदम भी बाहर रखने की अनुमति नहीं है। ये दंड के रूप में है। कनिष्क सिन्हा की आंखों में द्वेषपूर्ण क्रोध भरा था। वह बेहद व्यथित महसूस कर रहा था। ऐसा दंड वास्तव में उसके लिए काफी कठोर था। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि जय सिंह द्वारा नागलोक वाटिका को नष्ट करने के बाद उसके पिता ने जय सिंह को परेशान करने के बजाय उसे दंडित क्यों किया। जय सिंह ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। ये दंड काफी नहीं है। कौस्तुभ सिन्हा ने भौहें सिकोड़ी। श्री जय, मेरा तीसरा भाई मेरा अपना भाई है और हमारे सिन्हा परिवार के मुख्य सदस्यों में से एक है। पिताजी का उसे परिवार के मामलों का प्रबंधन बंद करने का आदेश उसके भविष्य से वंचित करने के बराबर है। 1 साल के लिए कैद होना जेल में बंद होने जैसा है। ये पहले से ही एक कठोर दंड है। मैंने कहा, ये काफी नहीं है, जय सिंह ने ठंड से कहा। कौस्तुभ सिन्हा का भाव ठंडा हो गया और कनिष्क सिन्हा ने गुस्से में कहा, तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे बस मारना चाहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं, जय सिंह ने सीधे उत्तर दिया। कनिष्क सिन्हा गुस्से से बोला, साले, बस मुझे छूकर देख और देख कि तू प्रयाग शहर से जिंदा बाहर निकल सकता है या नहीं। ऐसा है क्या? जय सिंह ने उपहास किया। कनिष्क, चुप रहो, जय सिंह की ओर मुड़ते हुए कौस्तुभ सिन्हा ने गहरी आवाज में कहा। श्री जय, मैं स्वीकार करता हूं कि कनिष्क ने इस बार जो किया वह सही नहीं था, लेकिन ये दंड वास्तव में बहुत भारी है। श्री जय, आप उसे उसकी मौत के मुंह में धकेलने पर क्यों तुले हुए हैं? और अगर मैं चाहता हूं तो क्या तुम मुझे रोक सकते हो? जय सिंह ने ठंड से पलटकर पूछा। कौस्तुभ सिन्हा का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसे भी गुस्से की जलन महसूस हुई। श्री जय, हमारे सिन्हा परिवार ने आपको पहले ही पर्याप्त सम्मान दिखाया है। नागलोक वाटिका की इमारत 70 करोड़ की थी, आपने उसे बिना एक शब्द कहे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, पैसा शरीर से बाहरी है, लेकिन आप मेरे तीसरे भाई को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? कौस्तुभ सिन्हा ने सख्ती से कहा। कौस्तुभ सिन्हा, जय सिंह ने उसे ठंड से देखा। तुम कहते हो कि मेरा उसे मारना अनुचित है?
तो मुझे बताओ, अगर मैं उस दिन वहां नहीं होता, या मान लो मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होता जिसका कोई सहारा नहीं होता, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ होता? कौस्तुभ सिन्हा का भाव थोड़ा बदल गया। उसने अपने दांत भींचे। ऐसा नहीं हुआ श्री जय, चलिए तथ्यों पर टिके रहते हैं, दूसरी बातें उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं हुआ। हे, वास्तव में यह नहीं हुआ क्योंकि मैं वहां था। लेकिन कितनी बार ऐसी चीजें हुई हैं जब मैं वहां नहीं था? जय सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या तुम्हारे सिन्हा परिवार की नागलोक वाटिका यही है, एक गंदगी का अड्डा, उन तथाकथित बड़े बॉस की चापलूसी करने के लिए इंसानी जान की परवाह न करना? मैं वहां था। हाँ, मेरी दोस्त को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी लड़कियों का क्या? उनका कोई सहारा नहीं है या कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर उन्हें नागलोक वाटिका में नुकसान होता है तो वे क्या कर सकती हैं? कौस्तुभ सिन्हा, क्या तुम सच में अनजान हो या ये जानने का नाटक कर रहे हो कि इन वर्षों में नागलोक वाटिका में कितने लोग मरे हैं? क्या तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है? मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि उसने मेरा अनादर किया, बल्कि उन जिंदगियों के लिए जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया है। मैं कोई संत नहीं हूँ, नहीं मैं कोई दुख हरने वाला देवता हूँ, लेकिन जब मैंने अन्याय का सामना किया है, अगर मैं इसे नज़रअंदाज कर दूं, तो मेरी इस क्षमता का क्या उपयोग? बोलते बोलते जय सिंह पहले ही कौस्तुभ सिन्हा के पास पहुंच चुका था। उसे ठंड से देखते हुए, मैंने सिन्हा परिवार को एक मौका दिया था। अगर सिन्हा परिवार ने वास्तव में कनिष्क सिन्हा को कठोर दंड दिया होता, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए होते, तो ये तुम्हारा रुख प्रदर्शित करता। दुर्भाग्य से तुम्हारा परिवार बहुत बचाव करने वाला है। केवल यह ऊपरी दंड दे रहा है। ये साबित करता है कि सिन्हा परिवार ने अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं किया है। चूंकि तुम दंड देने में अनिच्छुक हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इसके साथ ही जय सिंह ने अपना हाथ कनिष्क सिन्हा के सिर के ऊपर रख दिया। कनिष्क सिन्हा बुरी तरह से चीखा। संघर्ष करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और जमीन पर गिर गया। तुमने क्या किया? कौस्तुभ सिन्हा ने सदमे में कहा। वो मरा नहीं है। जय सिंह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे खड़ा था, लेकिन वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या? कौस्तुभ सिन्हा का भाव ड्रास्टिक रूप से बदल गया और उसने जल्दी से कनिष्क सिन्हा को उठाया। केवल ये पाया कि उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई हड्डियां ही नहीं हैं। खुद को सहारा देने के लिए पूरी तरह से कोई ताकत नहीं थी। तुमने हद कर दी। कौस्तुभ सिन्हा दहाड़ा। इसे पकड़ लो। कौस्तुभ सिन्हा के पीछे के लोग तुरंत आगे बढ़े, जय सिंह को घेर लिया। जय सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कौस्तुभ सिन्हा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी क्षमा क्यों स्वीकार करने से इनकार करता हूं? कौस्तुभ सिन्हा ने गुस्से में चिल्लाया, श्री जय, मुद्दा ही आपकी करतूत है। ये पहले से ही हमारे सिन्हा परिवार की भलमनसाहत है कि हम क्षमा मांग रहे हैं। आपके पास इसे स्वीकार न करने का क्या कारण है? हे, जय सिंह हंसा। उसकी नजरें अपने आसपास के लोगों पर घूमी। तुम क्षमा मांगने आते हो, लेकिन फिर अपने साथ एक दर्जन विशेषज्ञ लाते हो। कौस्तुभ सिन्हा, तुम्हारी क्षमा मांगने की ईमानदारी वास्तव में अपर्याप्त है, और उसके लिए तुम्हारे भाई को कठोर दंड मिलना ही चाहिए। कौस्तुभ सिन्हा का चेहरा बर्फीला हो गया। वास्तव में इतने सारे लोगों को लाने में उसकी योजनाएं थीं। अगर जय सिंह अनिच्छुक होता तो वे अभी भी संख्या के बल पर मामले से निपट सकते थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में जय सिंह को कार्रवाई करने का एक कारण दे देगा। स्थिति इस मोड़ पर आ गई है। अब तुम्हारे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिन्हा परिवार तुम्हारी मौत तक चैन से नहीं बैठेगा। कौस्तुभ सिन्हा ने गुस्से में चिल्लाया, मेरे लिए इन्हें मार डालो, मारो। नेता ने गुस्से में चिल्लाया और सबसे पहले आगे बढ़ा। जय सिंह न तो हिला और न ही बचा। एक दर्जन लोगों के घेरे का सामना करते हुए वह पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था। हाथों को पीठ के पीछे बांधे वह आराम से टहल रहा था, समूह के बीच से लापरवाही से निकल रहा था। जब भी वह वार करता, कोई न कोई निश्चित रूप से हवा में उड़ जाता और जमीन पर गिरने के बाद उठ नहीं पाता। 2 मिनट से भी कम समय में कौस्तुभ सिन्हा द्वारा लाए गए सभी आदमी जमीन पर पड़े थे, एक भी नहीं बचा था। कौस्तुभ सिन्हा की आंखें अविश्वास में फैल गईं। ये आदमी उसके परिवार के सर्वश्रेष्ठ थे। अमरेंद्र सिन्हा ने उसे यह नहीं बताया था कि जय सिंह कितना मजबूत है। उसकी नज़र में, हालांकि जय सिंह के पास कुछ कौशल थे, लेकिन उसकी उम्र का कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो सकता है? वो इतने सारे आदमियों को क्षमा मांगने के बाद जय सिंह को डराने धमकाने के इरादे से लाया था, उसे ये सिखाने के लिए कि आसमान और धरती कितने विशाल हो सकते हैं। और अब वह आखिरकार समझ गया कि अमरेंद्र सिन्हा ने उसे क्षमा मांगने पर क्यों जोर दिया था। जय सिंह की शक्ति अकल्पनीय रूप से अजेय थी। 1 दर्जन पारिवारिक विशेषज्ञ, प्रत्येक ची रिफाइनमेंट स्टेज पर, फिर भी वे जय सिंह के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़े कर सके। उसके आश्चर्य में जय सिंह पहले ही कौस्तुभ सिन्हा के पास पहुंच चुका था। कौस्तुभ सिन्हा, अपने परिवार के कुल प्रमुख को एक संदेश देना। अगली बार अगर क्षमा में ईमानदारी की कमी हो तो कभी भी क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर जय सिंह उदासीनता से चला गया। भय और गुस्से ने कौस्तुभ सिन्हा के चेहरे को विकृत कर दिया।
अपने दांत भींचते हुए उसने सख्ती से कहा, सू, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह क्षमता तुम्हें प्रयाग शहर में कानून से ऊपर काम करने की अनुमति देती है? 10 बड़े परिवारों की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। उन्हें नाराज करके तुम प्रयाग शहर से जिंदा नहीं निकल पाओगे। उस पर कोई ध्यान दिए बिना जय सिंह आराम से अपने होटल के कमरे में लौट आया। गुस्से से उबलते हुए कौस्तुभ सिन्हा ने कनिष्क सिन्हा को उठने में मदद की और जल्दी में गाड़ी चलाकर चला गया। उसे वापस जाने की जरूरत थी, सिन्हा परिवार के प्रभाव का उपयोग करने और अपने भाई का बदला लेने के लिए जय सिंह का सफाया करने की। उसी समय दक्षिण युद्धकला विद्यालय। नागेश नायक ने जय सिंह की स्थिति पर कड़ी नजर रखी थी। कौस्तुभ सिन्हा के आदमियों और जय सिंह के बीच की झड़प के बारे में जानने पर उसने तुरंत नायक परिवार के सभी सदस्यों को पीछे हटने का निर्देश दिया। अब से नायक परिवार सिन्हा के मामलों में और हस्तक्षेप नहीं करेगा। नागेश नायक ने धीरे से आह भरी और कहा, उन्होंने यह विपत्ति खुद पर लाई है, किसी और को दोष नहीं देना है। सिन्हा परिवार के निवास पर मुख्य हॉल में बैठे अमरेंद्र सिन्हा ने कौस्तुभ सिन्हा की रिपोर्ट सुनी, फिर गुस्से में अपना चाय का प्याला जमीन पर पटक दिया। ये सू खुद को बहुत बड़ा समझता है, जैसे कि वह अजेय है। अमरेंद्र सिन्हा दहाड़ा, विंध्य प्रदेश में 100 से अधिक वर्षों की नींव के साथ मेरा सिन्हा परिवार ऐसे कीड़े द्वारा कैसे पैरों तले रौंदा जा सकता है? कौस्तुभ, तुरंत आदेश जारी करो, सू को पकड़वाकर मेरे पास लाओ, मैं उसे टुकड़ों में कटते हुए देखना चाहता हूँ। जी। कौस्तुभ सिन्हा का चेहरा उत्साह से चमक उठा। अमरेंद्र सिन्हा की मंजूरी के साथ परिवार अब जय सिंह के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। कौस्तुभ सिन्हा ने जल्दी से व्यवस्था की। कुछ ही समय में सिन्हा परिवार ने लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लिया था, जो सीधे उस होटल की ओर बढ़ रहा था जहां जय सिंह ठहरा हुआ था। कौस्तुभ सिन्हा अमरेंद्र सिन्हा के बगल में एक सीट पर बैठ गया और हंसते हुए कहा, पिताजी, आपको अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह जय सिंह मरा हुआ ही समझो, जब तक वह विंध्य प्रदेश की सीमाओं के भीतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमारा सिन्हा परिवार संभाल नहीं सकता। 10 बड़े परिवारों में से एक होने के नाते अगर हम सू उपनाम वाले किसी से नहीं निपट सकते तो ये पूरी तरह से हास्यास्पद होगा। अमरेंद्र सिन्हा ने कुछ नहीं कहा। उसका मन अभी भी नागेश नायक के शब्दों पर विचार कर रहा था। जय सिंह की शक्ति का अंदाजा साधारण तर्क से नहीं लगाया जा सकता था। गुस्से में होने के बावजूद उसे अभी भी यह विचार करना था कि क्या इस बार जय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना एक गलती थी। आधे घंटे बाद कौस्तुभ सिन्हा का फोन बजा। एक पल सुनने के बाद उसका भाव ड्रास्टिक रूप से बदल गया और उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने क्या कहा? क्या पूरा सफाया? अमरेंद्र सिन्हा का भाव तेजी से बदल गया और उसने तत्काल पूछा, वास्तव में क्या हुआ? कौस्तुभ सिन्हा पूरी तरह से तबाह दिख रहा था। उसने फोन नीचे रखा और कांपती आवाज में कहा, पिताजी, खबर, उनकी तरफ से खबर है कि हमने जो लोग भेजे थे उनका पूरा सफाया हो गया है। क्या? अमरेंद्र सिन्हा अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका चेहरा निराशा में बदल गया। बड़बड़ाते हुए, मुझे नागेश नायक की बात सुननी चाहिए थी। ये जय सिंह, वह सच में ऐसा कोई नहीं है जिसे हमें उकसाना चाहिए। क्या नायक कुलप्रमुख ने ऐसी बात कही थी? कौस्तुभ सिन्हा ने आश्चर्य में कहा, जय सिंह की शक्ति बहुत ही चौंकाने वाली है ना? ठीक तभी फोन फिर से बजा। कौस्तुभ सिन्हा ने कॉल का जवाब दिया और कुछ शब्दों के बाद पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। पिताजी, ये जय सिंह, वह हमारी तरफ आ रहा है। कौस्तुभ सिन्हा ने कांपती आवाज में कहा। डर ने आखिरकार उसे जकड़ लिया था। ऐसे चरित्र के सामने सिन्हा परिवार के पास वास्तव में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। अमरेंद्र सिन्हा ने अफसोस के साथ फुसफुसाया, आह कौस्तुभ, हमने इस बार सच में एक गलती की है। मुझे कनिष्क का बचाव नहीं करना चाहिए था, नहीं मुझे तुम्हें क्षमा मांगने के लिए भेजना चाहिए था। कौस्तुभ सिन्हा ने अपने दांत भींचे और गहरी आवाज में कहा, पिताजी, खुद को छोटा क्यों कर रहे हैं? भले ही यह जय सिंह शक्तिशाली हो, तो क्या मैं अभी पुलिस को इसे संभालने के लिए बुला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अमरेंद्र सिन्हा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। क्यों? कौस्तुभ सिन्हा ने हैरान होकर पूछा। वह हमें मारने के लिए आने वाला है। अमरेंद्र सिन्हा ने गंभीरता से कहा, क्या तुम सेठी परिवार की त्रासदी भूल गए हो? सेठी परिवार? कौस्तुभ सिन्हा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे सेठी परिवार की त्रासदी स्पष्ट रूप से याद थी। सेठी परिवार कभी राजधानी में एक महत्वपूर्ण वंश था। प्रेत तलवार मोहनलाल के साथ एक संघर्ष के बाद उन्होंने मोहनलाल को दबाने के लिए अपने परिवार की शक्ति पर भरोसा किया। मोहनलाल द्वारा उनके कुछ लोगों को मारने के बाद सेठी परिवार ने अपने कनेक्शन के माध्यम से उससे निपटने के लिए सरकारी तरीकों का उपयोग करने की कोशिश की। अंत में मोहनलाल कुछ समय के लिए छिप गया। फिर जब सेठी परिवार की सतर्कता कम हो गई तो वह चुपके से वापस आया और रातों रात पूरे सेठी परिवार का सफाया कर दिया। उसके बाद प्रेत तलवार मोहनलाल गायब हो गया, हजारों मील दूर चला गया और कोई उसे नहीं ढूंढ सका। सेठी परिवार के वे सभी लोग व्यर्थ में मारे गए। इस घटना ने राजधानी के सभी प्रमुख परिवारों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम किया। चाहे कोई परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
जब ऐसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ता है, अगर आप उसे उकसाते हैं तो परिणाम बहुत दुखद हो सकता है। तो अब हम क्या करें? कौस्तुभ सिन्हा घबरा गया। अमरेंद्र सिन्हा ने अपने दांत भींचे और भारी आवाज में कहा, तुरंत दक्षिण युद्धकला विद्यालय जाओ और नागेश नायक को ढूंढो, उससे हमारी ओर से बात करने के लिए आने की भीख मांगो। याद रखना, तुम्हें उसे यहाँ लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। कौस्तुभ सिन्हा ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बाहर निकल गया। अमरेंद्र सिन्हा अपनी कुर्सी पर धंस गया, उसका चेहरा अत्यधिक कुरूपता से विकृत हो गया था। वह अफसोस से भरा हुआ था, ये सोचकर कि अगर उसे जय सिंह की क्षमताओं का पता होता तो वह उसे कभी भी उकसाने की हिम्मत नहीं करता। अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत गुस्से में था और उसने मूर्खतापूर्वक फिर से जय सिंह के पीछे लोग भेज दिए थे। क्या ये सिर्फ मौत को बुलावा देना नहीं था?